नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी घर्षण के बारे में रहेगी। घर्षण एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप लोगों ने बचपन में पढ़ा भी होगा कि घर्षण जो होता है वो गति का विरोध करेगा। इसके अलावा और चीज़ें आप लोग पढ़ी होगी। तो आज हमने घर्षण के बारे में बात करेंगे कि घर्षण क्या होता है, घर्षण बल क्या होगा, घर्षण गुणांक क्या होगा, घर्षण कितने प्रकार का होगा, सभी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल पिछले एग्जामों के अंदर पूछेंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने बात करेंगे। तो आज अपने इसका बेसिक जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात करेंगे कि घर्षण होता क्या है। फ्रिक्शन अपने बोलेंगे इसको। एक चीज़ आप लोग ये भी याद रखेंगे, इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ने वाले क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे कि घर्षण की परिभाषा पढ़ेंगे हमने, घर्षण होता क्या है। उसके बाद अपने बात करेंगे घर्षण के नियम क्या है, घर्षण का प्रकार क्या है, घर्षण गुणांक पढ़ेंगे, घर्षण एंगल क्या होगा, और फिर घर्षण की 3 कंडीशनें पढ़ने वाले हैं कि घर्षण अगर समतल सतह पर होगा तब क्या होगा, अन्य तल पर होगा तब क्या होगा, और जब बल किसी एंगल पर लगेगा तब क्या होगा। समतल तल पर क्या होगा या क्षैतिज तल पर क्या होगा, अन्य तल पर यानी कि तिरछा रखा होगा तब क्या होगा। और एक अपने बात करेंगे जब कोई बल जो होगा, बल क्या करे, किसी एंगल पर क्या करे, काम करे। तो इतने पार्ट इस चैप्टर के अंदर अपने पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें, दिमाग में चैप्टर जो होगा वो चलना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर अपने को पढ़ना क्या क्या चीज़ें। ये 3 पॉइंट आपको है थोड़ा सा समझना है, ठीक है। सबसे पहले हमने बात करेंगे कि घर्षण होता क्या है। कि घर्षण आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग चलते हो, गति का विरोध होगा। एक तो अपने खुरदरी सतह है और एक क्या, चिकनी सतह है। चिकनी सतह पर जब आप चलते हो तो आपका पैर जो होगा फिसल जाता है। इसका मतलब जो चिकनी सतह जो होगी वहाँ क्या होगा, घर्षण क्या होगा, कम होगा। यानी कि घर्षण एक ऐसा बल है जो हमेशा क्या करेगा, गति का विरोध करेगा। और गति का विरोध करने का जो गुण जो होगा, जो बल लगेगा उस बल को घर्षण बल बोलेंगे और इस क्रिया को क्या बोलेंगे, अपने घर्षण। तो घर्षण की मेन जो आप लोग डेफिनेशन ये याद रखें कि किसी भी गतिशील वस्तु की गति का जो विरोध करता है उसको आप लोग क्या बोलेंगे, घर्षण बोलेंगे। और इस क्रिया को आप लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, घर्षण। यानी कि घर्षण बल अलग होगा और इस क्रिया को क्या बोलेंगे, घर्षण। अब बात आती है कि घर्षण जो होगा वो क्या नियम है, घर्षण के नियम क्या क्या है। तो इसके अंदर 2-3 बातें देखें। सबसे पहली बात तो इसकी परिभाषा से ही आपको पता चल रहा है कि घर्षण जो होगा वो हमेशा काम क्या करेगा, गति का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो पहली बात आप लोग याद रखें, नियम के अंदर, घर्षण के नियम के अंदर पहला याद रखेंगे, ये घर्षण काम क्या करेगा, गति का क्या करेगा, विरोध करेगा। कोई भी अगर वस्तु गतिशील है उसकी गति का अगर विरोध करेगा तो वो कौन सा बल होगा, वो घर्षण बल होगा। दूसरी बात याद रखेंगे, जैसे आपने काम किया होगा या पहले भी आपने कभी देखा होगा कि एक तो फर्श है अपने पास, जैसे ये मान लेते हैं फर्श है, इस फर्श पर कुछ भी नहीं है। जब आप लोग चलोगे तो चल पाओगे। अब इसके ऊपर पानी जैसे घेरोगे या तेल घेर दिया, कोई भी चिकनी सतह तेल घेर दिया या कुछ भी घेर दिया, तो जब इस पर आप लोग चलेंगे तो आप लोग जो होंगे फिसलेंगे। इसका मतलब जो घर्षण जो होगा, घर्षण जो होगा वो किन बात पर डिपेंड करेगा। यानी कि याद रखेंगे कि घर्षण जो होगा, सतह जो होगा, कोई भी जो सतह होगी उस सतह की क्या करेगी, प्रकृति पर डिपेंड करेगी। और दूसरी बात जो मैंने यहाँ ये जो पॉइंट लिया है, ये वस्तु की क्या है, उस वस्तु की स्थिति के बारे में बता रही है कि वस्तु सीधी रखी गई है या इसको आपने क्या कर दिया, तिरछा रखा है। तो ये पॉइंट इसमें पढ़ेंगे और ये पॉइंट इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसका मतलब घर्षण बल जो होगा वो सतह की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। और दूसरी बात क्या याद रखेंगे, सतह की प्रकृति के साथ साथ सतह की क्या रखेगा, स्थिति जो होगी उस बात पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तीसरा देखो आप लोग, तीसरा पॉइंट देखो क्या याद रखोगे, घर्षण बल होगा वो किस बात पर डिपेंड नहीं करेगा। कोई भी जो सरफेस होगा, एरिया जो होगा, एरिया की उसके ऊपर क्या करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि घर्षण जो होगा, सतह जो होगा, सतह के क्षेत्रफल और उसके प्रकार, यानी कि सतह का जो क्षेत्रफल जो होगा उस बात पर क्या करेगा, ये डिपेंड नहीं करेगा। सतह के क्षेत्रफल और सतह का जो आकार होगा, ठीक है, उस बात पर ये क्या करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे घर्षण के प्रकार के अंदर एक अपने प्रकार पढ़ेंगे सीमांत घर्षण और एक पढ़ेंगे अभिलंब प्रतिक्रिया। कि जैसे ये अपने पास क्या वस्तु है, इस वस्तु पर मैं काम क्या करूँगा, यहाँ मैंने कोई वेट लगा दिया और ये वेट के काम क्या होगा, इसके ऊपर एक प्रतिक्रिया काम करेगी ऊपर की ओर, जो इसको क्या करेगी,
तो ये घर्षण के अंदर आपको याद रखना है कि घर्षण का रूल क्या कहता है कि घर्षण गति का क्या करेगा, विरोध करेगा। दूसरी बात, जो घर्षण जो होगा, घर्षण बल जो होगा वो सतह की प्रकृति पर डिपेंड करेगा, सतह की स्थिति पर, यानी कि उसको कैसे रखा गया है। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, घर्षण जो होगा वो सतह के क्षेत्रफल या उसके आकार पर क्या करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। तो ये 3 बातें आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अब अपने बात करेंगे कि घर्षण जो होगा वो कितने टाइप का होगा, यानी कि घर्षण बल जो होगा वो कितने टाइप का होगा। घर्षण बल के क्या करेंगे, प्रकार के बारे में बात करेंगे। देखो इसके अंदर 3 टाइप अपने पढ़ेंगे। पहला जो अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्थैतिक घर्षण। देखो नाम से ही आप लोग इनके काम के बारे में जान जाओगे कि नाम से ही आपको पता चलेगा। और दूसरा जो होगा गतिक घर्षण होगा, और तीसरा जो होगा वो होगा सीमांत घर्षण, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब आप लोग यहां से देखें कि ये अपने पास कोई वस्तु है और ये ऐसे बढ़ी है सतह के ऊपर, और यहाँ इसका वेट काम करेगा, इस पर प्रतिक्रिया काम करेगी ऊपर की ओर, इधर आप लोग फोर्स लगाओगे और इधर इसका घर्षण क्या करेगा, विपरीत डायरेक्शन में काम करेगा। यानी कि जब क्या होगी, वस्तु क्या रहती है, स्थिर रहती है, उस समय उसकी सतह यानी कि जिसके ऊपर वो रखी गई है और वस्तु और उस सतह के बीच का जो घर्षण होगा उसको बोलेंगे स्थैतिक घर्षण। यानी कि इस बल के प्रभाव में वस्तु गति नहीं करेगी। और ये कंसेप्ट आप लोग इस पॉइंट के अंदर पढ़ने वाले हो। ये कंसेप्ट जो होगा, ये आपका जो स्थैतिक घर्षण है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट इस पॉइंट पर चलेगा कि जब वस्तु किसी समतल सतह पर रखी गई है, आप जितना फोर्स लगा रहे हो उतना ही क्या घर्षण उत्पन्न हो रहा है, तो वस्तु क्या रहेगी, संतुलित अवस्था में रहेगी। यानी कि जब वस्तु काम क्या होगी, जब वस्तु क्या रहेगी, संतुलित अवस्था में रहेगी, तो उस समय जो होगा वस्तु गतिशील नहीं होगी, और उस समय जो घर्षण काम करेगा उसको बोलेंगे स्थैतिक घर्षण। इसके अलावा देखें, अगर इसी वस्तु को मैं काम क्या कर देता हूँ, किसी तिरछे तल पर रख देता हूँ, तो ये वस्तु का जो वेट होगा, इस वेट के कारण ये क्या करेगी, नीचे की ओर क्या करेगी, गति करेगी। और इस कंसेप्ट को आप लोग इस पॉइंट पर पढ़ने वाले हो। मतलब ये होगा कि जब वस्तु क्या करेगी, गति करेगी, तो उस समय उसकी जो संपर्क सतह जो होगी, जहाँ ये टच करेगी, उसके बीच के अंदर, यानी कि ये सतह होगी, ये वस्तु की सतह होगी, तो इन दोनों के बीच का जो घर्षण होगा उसको बोलेंगे गतिक घर्षण। तो गति के कारण, जो गति करते समय जो वस्तु की संपर्क सतह जो होगी, वहाँ जो घर्षण उत्पन्न होगा उसको अपने बोलेंगे गतिक घर्षण। और जब वस्तु स्थिर अवस्था में होगी तब उसको बोलेंगे स्थैतिक घर्षण। अब बात आती है सीमांत घर्षण की। सीमांत घर्षण देखो क्या होगा, सीमांत घर्षण देखो क्या होगा कि जैसे ये मान लेते अपने पास सतह कोई और इसके ऊपर वस्तु बड़ी है, तो आप लोग काम क्या करोगे, इसके ऊपर फोर्स लगाओगे। जैसे जैसे आप लोग फोर्स का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे घर्षण बल का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप लोग काम क्या करेंगे, इसको ऐसे खींचेंगे, इसको खींचेंगे। यानी कि जब ये गति करने की अवस्था में होगी, उस समय जो घर्षण जो विपरीत डायरेक्शन में काम करेगा, ये अधिकतम काम करेगा। मतलब कि वह घर्षण या गति करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम बल होगा, गति करते टाइम जो आवश्यक न्यूनतम बल होगा, उसी को आप लोग क्या बोलेंगे, सीमांत घर्षण बोलेंगे। दो सतहों के बीच गति करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम बल होगा उसको हमने क्या बोलेंगे, सीमांत घर्षण। यानी कि जैसे जैसे आप लोग काम क्या करेंगे, किसी वस्तु को जैसे ये मान लेते अपने पास क्या वस्तु सतह है और इसके ऊपर कोई वस्तु पड़ी है, आप लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे। ऐसे खींचेंगे तो इसका मतलब जो घर्षण होगा वो भी क्या करेगा, विपरीत डायरेक्शन में जो घर्षण काम करेगा। यानी कि ये फोर्स लगा रही है और ये क्या है, घर्षण है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जैसे जैसे फोर्स का मान बढ़ेगा वैसे वैसे घर्षण का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वस्तु क्या करेगी, गति करेगी। तो यानी कि गति जो न्यूनतम जो फोर्स काम करेगा जो गति करने के लिए, उस बल को आप लोग क्या बोलेंगे, सीमांत घर्षण बोलेंगे। उसके बाद देखें, उसके बाद अपने पास वो आता है घर्षण गुणांक। ठीक है, फ्रिक्शन फैक्टर बोलेंगे इसको। घर्षण गुणांक जो होगा वो देखो आप लोग यहां से समझेंगे। देखो घर्षण गुणांक क्या कहता है कि घर्षण गुणांक जो होगा, घर्षण का नियम क्या कहता है कि जो ये जो है सीमांत घर्षण जो है, ये इस अभिलंब प्रतिक्रिया पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। मतलब सीमांत घर्षण जो होगा वो अभिलंब प्रतिक्रिया के क्या रहेगा, समानुपाती रहेगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से समानुपात का कोई चिन्ह हटाता हूँ तो मेरे पास एक नया मान आएगा जिसको मैं क्या लिखूंगा, म्यू।
तो म्यू एफ बराबर होगा म्यू आर होगा, और घर्षण गुणांक जो होगा यहाँ से म्यू बराबर क्या रहेगा, एफ अपॉन में क्या रहेगा, आर रहेगा। तो घर्षण गुणांक का अगर आप लोग फार्मूला पूछा जाए तो एफ अपॉन में आर होगा, और इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू बराबर क्या होगा, सीमांत घर्षण होगा, और नीचे क्या आएगा, अभिलंब प्रतिक्रिया। अभिलंब प्रतिक्रिया क्या होती है कि कोई भी जो वस्तु जो होगी उस पर क्या करेगा, वेट नीचे की ओर काम करेगा, और जिस सतह पर वो रखी गई है, जिस सतह पर वो रखी गई उस पर एक फोर्स काम करेगा, वो फोर्स लगाती है, वो ऊपर की ओर लगाती है। अगर आप लोग देखें दलदल जो होगा, दलदल के अंदर आप लोग अगर खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि दलदल जो होगा वो कोई भी प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करता। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ध्यान रखना कि घर्षण जो होगा, क्योंकि अगर बल न्यूटन में है और ये भी न्यूटन में है, या ये केजी में लिया ये भी केजी में लिया, तो केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब याद रखेंगे कि इस म्यू की कोई यूनिट नहीं होती, यानी कि जो घर्षण गुणांक जो होगा इसकी इकाई नहीं होती, यूनिट इसकी नहीं होती। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, एफ जो होगा ये आर से क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि आर जो होगा वो बड़ा होगा आपसे, यानी कि ये प्रतिक्रिया बड़ी होगी और एफ छोटा होगा। इसका मतलब इस म्यू का जो मान होगा हमेशा क्या रहेगा, एक से क्या रहेगा, कम, यानी कि म्यू का जो मान होगा लेस देन क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ से 2 बातें और याद रखेंगे। तो इसके अंदर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो याद रखेंगे, घर्षण गुणांक क्या होगा कि अभिलंब सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया इन दोनों के बीच का जो रेशो होगा वो क्या कहलाता है, घर्षण गुणांक कहलाता है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, और इसका मान जो होगा हमेशा 1 से क्या होगा, कम होगा। उसके बाद देखें, ये जो घर्षण कोण है इसको अपने जो पॉइंट, इस पॉइंट के अंदर समझेंगे, आना तल पर जब वस्तु को रखेंगे। अब जो अपने पॉइंट समझेंगे वो रखें, इस पॉइंट पर बात करेंगे। यानी कि जब वस्तु क्या हो, अब अपने 3 कंडीशनें पर बात करने वाले हैं कि जब वस्तु समतल सतह पर हो, जब वस्तु अनंत तल पर हो, ठीक है, या जब वस्तु पर कोई बल लग रहा है वो किसी एंगल पर लग रहा हो, यानी कि जब वस्तु क्षैतिज सतह पर हो, यानी कि एकदम सीधी प्लेन सपाट सतह पर हो, या इसको क्या लिखेंगे, समतल सतह पर हो। यानी कि आपके घर के अंदर फर्श बना होगा, उस फर्श के ऊपर अगर कोई वस्तु रखी होगी, उस कंडीशन के अंदर क्या पोजीशन होगी, क्या होगी। तो यहां जैसे मान लेते अपने पास क्या ये कोई वस्तु है, और इस वस्तु का जो वेट होगा गुरुत्वीय त्वरण के कारण क्या होगा, नीचे की ओर काम करेगा, और ये सतह जो होगी, ये सतह काम क्या करेगी, इसके ऊपर की ओर क्या करेगी, बल लगाएगी, जिसको क्या बोलेंगे, अभिलंब प्रतिक्रिया। अगर आप लोग इस पर P बल लगाकर इधर की ओर खींच रहे हो, बल आपका जो काम करेगा अगर इस तरफ काम करेगा, तो घर्षण जो होगा वो किधर काम करेगा, वो इधर काम करेगा। अब बात आती है कि वस्तु क्या संतुलित अवस्था में, यानी कि वस्तु मूव नहीं करेगी, और जो अपनों ने पहली जो कंडीशन पढ़ी थी कि स्थैतिक घर्षण जो होगा कि ये वस्तु ये सतह और वस्तु क्या पड़ी, ऐसे पड़ी है। अब वस्तु का वेट नीचे की ओर काम करेगा, ऊपर की ओर काम करेगा, आप इसको इधर की ओर खींचने का प्रयास करोगे, लेकिन फिर भी वस्तु क्या पड़ी है, संतुलित अवस्था में। तब क्या होगा, W जो होगा ये R से संतुलित होगा, यानी कि R जो R से संतुलित होगा, यानी कि R बराबर W के बराबर होगा। इसी तरीके से ये जो F जो होगा वो किससे संतुलित होगा, P से। या आपने बात करें P जो होगा वो F से संतुलित होगा, यानी F का मान होगा वो किसके बराबर होगा, P के। इसके अलावा भी आपने पढ़ा था F बराबर जो आपने पढ़ा था म्यू इंटू क्या पढ़ा था, R पढ़ा था। इसका मतलब इस P का मान अगर आपसे पूछा जाए तो म्यू इंटू क्या रहेगा, R रहेगा, जब वस्तु क्या रहेगी, संतुलित अवस्था में रहेगी। तो यहाँ से आप लोग किसी भी चीज़ का मान ज्ञात कर सकते हो। तो इस पॉइंट के अंदर आपको इतनी बातें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इस पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है, इतनी बातें क्या करनी है, दिमाग में याद रखनी है। अब इस पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं हमने। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक वस्तु है, यानी कि एक 100 kg की वस्तु, यानी कि एक वस्तु कितनी है, 100 kg की वस्तु है, ठीक है। एक 100 kg की वस्तु क्षैतिज सतह पर संतुलित अवस्था में, ठीक है, क्षैतिज सतह पर क्या संतुलित अवस्था में है, और ठीक है, घर्षण गुणांक का मान दे दिया आपको, म्यू का मान दे दिया 0.5, हो तो घर्षण बल क्या होगा।
तो आपको काम क्या करना है, घर्षण बल निकालना है। देखो काम क्या करेंगे, क्षैतिज सतह पर और संतुलित अवस्था में, तो आप लोग पहले ये डायग्राम बनाएंगे। वेट इसका जो होगा नीचे की ओर काम करेगा, 100 kg आपको दे रखा है, ठीक है, द्रव्यमान दे रखा है आपको। और यहाँ अगर ये R दे रखा है, ये P दे रखा है, और ये क्या दे रखा है आपको, F दे रखा है, इस तरीके से। अब आपको पता है कि अगर मेरे को F का मान चाहिए, तो F का मान चाहिए तो काम क्या करेंगे, F बराबर जो होगा वो क्या रहेगा, म्यू इंटू क्या रहेगा, R रहेगा। इसका मतलब आपको म्यू का मान चाहिए F निकालने के लिए, और किसका मान चाहिए, R का। तो म्यू का मान इसने यहाँ दे दिया, अब आपको R का मान चाहिए। तो R का मान निकालने के लिए आप लोग काम क्या करेंगे, संतुलित अवस्था में R बराबर क्या होगा, W होगा, और W का जो मान आपको दे रखा है वो kg में दे रखा है। अगर ये न्यूटन में देता तो न्यूटन लेते अपने, kg में दे रखा है तो kg लेंगे। तो R का मान दे दिया 100। तो अब आप लोग काम क्या करेंगे, इस R की जगह 100 रखेंगे, इस म्यू की जगह क्या रखेंगे, 0.5 रखेंगे। तो F बराबर आएगा 0.5 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 50 आएगा। अगर ये kg में दिया है तो यहाँ भी kg रखेंगे। अगर ये न्यूटन में दिया होता तो आप लोग इसको भी क्या करते हैं, न्यूटन में लेते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, 50 kg। अब एक चीज़ याद रखना कि अगर यहाँ से ये पूछा जाता है कि इस पर लगाया गया प्रयास क्या होगा, P का मान क्या होगा, तो आपको पता है कि P का जो मान होगा वही F का मान होगा, या F का जो मान आएगा वही P का मान होगा। तो F का मान अगर आपने 50 kg लिया तो इस P का मान भी क्या रहेगा, 50 kg रहेगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ये रहेगा, मान लेते हैं कि एक 20 kg की वस्तु है, ठीक है, 20 kg की वस्तु क्षैतिज सतह पर संतुलित अवस्था में, ठीक है, संतुलित अवस्था में, और इस पर लगाया गया बल, इस पर लगाया गया बल का मान आपको दे दिया, जैसे दे दिया यहाँ पर 15 kg हो, तो यानी कि 15 kg का आपने बल लगाया, उसके बाद भी वस्तु क्या पड़ी है, संतुलित अवस्था में पड़ी है। तो आपको क्या निकालना है, घर्षण गुणांक क्या होगा, यानी कि घर्षण गुणांक का मान निकालना है। तो देखो यहाँ से आप लोग कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। आप लोग काम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। ये कोई वस्तु है, इस सतह पर पड़ी है, और इसका जो वेट होगा कितना दे रखा है, 20 kg। तो ये 20 kg क्या लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। इस पर जो विलंब प्रतिक्रिया होगी वो क्या लगेगी, R ऊपर की ओर लगेगी। आप ये जो P लगा रहे हो कितना मान दे रखा है, 15 kg। आपको मान, अब आपको पता है ये विपरीत और लगेगा। अब आपको पता है कि आपसे पूछा क्या गया है, घर्षण गुणांक का मान पूछा गया है, और घर्षण गुणांक जो होगा वो म्यू बराबर क्या रहेगा, F अपॉन में क्या रहेगा, R रहेगा। तो F अपॉन में क्या करेंगे, R करेंगे। अब R का मान देखो कैसे निकलेगा, और F का मान कैसे निकलेगा। जब ये पूरा संतुलित अवस्था में होगा तो ये R किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा, और ये F जो होगा किसके बराबर होगा, P के, यानी कि F का मान कितना आ जाएगा, 15। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 के पहाड़े से काटेंगे तो 3/4 यानी कि 0 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब अपने बात करने वाले हैं कि जब वस्तु क्या होगी, किसी तिरछी सतह पर रखी होगी, यानी कि अन्य तल पर रखी होगी, यानी कि घर्षण बल, जब वस्तु क्या होगी किसी अन्यत का मतलब ये होगा कि इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि तिरछा, जैसे आपने घरों में रैंप वगैरह देखा होगा, ठीक है, किसी अन्य तल पर रखी हो। तो अब अगर आपने देखे यहाँ पर कि मान लेते हैं अपने पास ये कोई सतह है, और जैसे घरों में आपने रैंप वगैरह देखा होगा, उस पर इस तरीके से लिखा होगा, बना होगा, और इस पर कोई वस्तु रखी गई है, और ये थीटा एंगल पर है, इंक्लाइन। इस वस्तु का जो वेट होगा वो नीचे की ओर काम करेगा, और जब वस्तु थीटा एंगल पर रखी होगी तो इस समय इसके दो घटक काम करेंगे, एक क्षैतिज घटक होगा और दूसरा कौन सा होगा, ऊर्ध्वाधर घटक होगा। क्षैतिज घटक होगा, ये वस्तु की बल की दिशा में काम करेगा, यानी कि वस्तु का वेट होगा इस दिशा में काम करेगा, और क्षैतिज घटक होगा वो W cos थीटा होगा। ऊर्ध्वाधर घटक होगा इसके जस्ट 90 डिग्री पर काम करेगा, जो होगा W sin थीटा। अब आप लोग यहाँ से देखें, इस पर जो प्रतिक्रिया होगी वो क्या रहेगी, R ऊपर रहेगा, और जो घर्षण काम करेगा वो क्या करेगा, अब जो होगा वो इस तरह कैसे काम करेगा। तो यहाँ इस डायग्राम से अगर आप लोग देखें तो ये 10 मिनट
ठीक है। तो यहाँ इस डायग्राम से देखें, अगर इसके बैलेंस कंडीशन के अंदर होगी, इसका मतलब ये घर्षण बल ऊपर की ओर काम करेगा और वस्तु का जो ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा इस वेट का, वो अगर इस तरफ काम करेगा, तो उस कंडीशन के अंदर अगर आप लोग देखें यहाँ पर, तो ये जो W cos थीटा होगा ये R से संतुलित होगा, यानी कि R जो होगा वो W cos थीटा से क्या होगा, संतुलित होगा, और ये जो F जो होगा ये W sin थीटा से क्या रहेगा, संतुलित रहेगा। तो यहाँ पर आपके पास दो समीकरण बनेंगे। अब आप लोग यहाँ से देखें, अभी आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो इस कोण का अगर आप लोग मान निकालें, कोण का जो मान निकालें, यानी कि इस म्यू का जो मान था वो क्या था, F अपॉन में क्या था, R था। इस म्यू का मान क्या था, F अपॉन में R था। अगर आप लोग यहाँ से देखें पहली और दूसरी समीकरण, तो मैं 2 और 1 को जब डिवाइडेशन करूँगा तो F अपॉन में R बनेगा यहाँ से, और यहाँ होगा W sin थीटा, नीचे आएगा W cos थीटा, इससे ये कैंसिल होगा। तो F अपॉन में R की जगह मैं म्यू लिखूँगा, और W sin थीटा cos थीटा को मैं क्या लिखूँगा, tan थीटा। तो इसका मतलब आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, इस म्यू का जो मान होगा वो क्या होगा, tan थीटा होगा। वो कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा। दूसरी बात ध्यान रखना कि यहाँ अगर वस्तु का कोई भी एंगल दिया हो आपको कि वो इंक्लाइंड रखी गई हो, उस कंडीशन के अंदर आप लोग W cos थीटा, W sin थीटा, R अब ऐसे करेंगे तो आप लोग ये दो समीकरणों को बैलेंस करेंगे। अब आपको कुछ मर्जी पूछा जा सकता है, प्रतिक्रिया क्या होगी, वेट क्या होगा, एंगल दे दिया आपको, तो यहाँ से इन दो समीकरणों से सारे वैल्यूज है वो मान निकाल सकते हो। ये तो जब कंडीशन थी जब वस्तु जो है वो किसी क्षैतिज तल पर ना रखे इंक्लाइंड रखी गई हो। अब अपने जो बात करेंगे, इस पॉइंट पर बात करेंगे कि जब वस्तु जो होगी उस वस्तु पर जो बल लगेगा वो क्षैतिज से किसी न किसी एंगल पर लगेगा। उस कंडीशन के अंदर देखो क्या होगा। अगली क्लास रहेगी जिसके अंदर इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे अपने। बाकी घर्षण जो है वो एक दिन का ही चैप्टर आपका, यानी कि जब घर्षण बल, जब बल क्षैतिज से थीटा कोण पर क्या कार्य तो, यानी कि मेरे पास क्या एक वस्तु है, ये है प्लेन क्षैतिज तल पर ही, और इसका वेट जो होगा वो नीचे की ओर काम करेगा। इस पर जो विलंब प्रतिक्रिया होगी वो ऊपर की ओर काम करेगी। इस पर ये जो बल लगाया जा रहा है, यानी कि P बल जो लगाया जा रहा है, ये किस जो लगाया गया है, ये थीटा एंगल पर लगाया गया है। अब जब एंगल पर काम करेगा तो इस बल के जो होंगे वो एक तरीके से काम नहीं करेगा, ये दो टुकड़ों में काम करेगा। जो बल की डायरेक्शन में होगा, ठीक है, वो तो आपका कौन सा होगा, वो तो होगा क्षैतिज घटक। इसका मतलब यहाँ जो काम करेगा वो W cos थीटा काम करेगा, और इसके जो लंबवत होगा वो कौन सा करेगा, वो ऊर्ध्वाधर घटक होगा, जिसको W sin थीटा से लिखेंगे। ये एंगल थीटा है तो थीटा लिखेंगे, अल्फा दिया तो अल्फा। अगर वस्तु पर बल आप लोग इधर की ओर लगा रहे हो तो घर्षण बल जो होगा वो इधर की ओर काम करेगा, इधर की ओर। अगर ये वस्तु संतुलित अवस्था में है तब आपको क्या करना है, ये जो W जो होगा इस समय दो घटकों से संतुलित होगा, एक तो W sin थीटा और दूसरा क्या रहेगा, तो इस समय जो होगा W जो होगा वो R प्लस, ठीक है, R प्लस ये P आएगा, सॉरी यहाँ पर ये W नहीं आएगा, ये P आएगा, क्योंकि ये फोर्स P लगा रहे हैं तो यहाँ P आएगा, R प्लस P sin थीटा। दूसरी बात ध्यान रखना, ये जो फोर्स होगा अपना, जो घर्षण बल होगा, ये इस P cos थीटा से क्या रहेगा, संतुलित रहेगा। तो यानी कि यहाँ से F का जो मान आएगा वो आएगा P cos थीटा। तो अगली जो अपनी क्लास रहेगी, यहाँ तक ये आपका घर्षण टॉपिक खत्म हो चुके हैं। इसके अंदर याद क्या क्या याद रखना आपको कि घर्षण होता क्या है, घर्षण के नियम क्या क्या है, घर्षण के प्रकार क्या है। घर्षण गुणांक के अंदर याद रखेंगे सीमांत घर्षण बल और विलंब प्रतिक्रिया, इन दोनों का ये रेशो होगा, इसका मान 1 से कम होगा। और घर्षण कोण म्यू बराबर होगा वो tan थीटा के बराबर होगा। समतल सतह पर रखेगी तो दो समीकरणें बनेगी, यहाँ भी दो समीकरणें बनेगी और यहाँ भी दो समीकरणें बनेगी। अगली जो अपनी क्लास रहेगी जिसके अंदर इस समीकरणों पर अपने क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।